हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से ले आया हमारा हिस्ट्री का सीरीज चैप्टर। तो कल जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ने अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा था। हम लोग ने जाना कि कैसे मिडिल क्लास जो एजुकेटेड हो गए थे, कैसे हुए थे इंडस्ट्रियलिस्ट वाले, बिजनेसमैन वाले, प्रोफेशनल वाले, जो कि अपना वो समझने लगे थे कि उनको वो जब वो एरिस्टोक्रेसी के लेवल में आ चुके हैं तो वो एकदम उसके जैसा ही बराबर है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को उसके बराबर समझने लगे थे। तो हमारा मैंने आपको एक पॉइंट मिस किया उस समय कि जो हमारा न्यू मिडिल क्लास था, वो जो सेम मोटिव था, वो सेम मोटिव कैसा था पता है? वो लोग चाहते थे कि हम लोग लिबरल हो जाए। तो इसी वर्ड के साथ हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर? आखिर लिबरलिज्म का मतलब क्या है? तो इससे पहले कि हम लोग लिबरलिज्म जाने, मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग बताता हूं। ISM इज्म क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़े तो देखो नेशनलिज्म में आया, नेशनल प्लस इज्म फॉर्म्स नेशनलिज्म, लिबरल प्लस इज्म फॉर्म्स लिबरलिज्म, वैसे सोशल प्लस इज्म फॉर्म्स सोशलिज्म, और भी बहुत होता है रेजिज्म, ठीक है। तो वैसे ही इज्म का स्टैंड मतलब क्या होता है? इज्म मतलब कोई सोच, जब हम लोग कोई चीज सोच रहे हैं और वो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ले, एक फॉर्म लेने लगे ग्रुप ऑफ थॉट्स का, तो वो होता है इज्म, मतलब हम लोग कुछ बदलाव चाहते हैं। वैसे लिबरल प्लस इज्म, लिबरल का आइडियोलॉजी सोचे, लिबरल के बारे में सिर्फ हम लोग सोचे कैसे हम लिबरलिज्म लाए अपने जगह में, तो वो होता है लिबरलिज्म। सो लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, LIBER, मीनिंग द फ्रीडम, आजादी। मिडिल क्लास वाले लोग के पास एक मोटिव उन लोग को आने लगा, वो है लिबरलिज्म, मतलब कि लोग आजादी। वो आजादी कैसे, किस किस पॉइंट्स में आया था, आज का हमारा क्लास वही है। वो भी किससे? मिडिल क्लास से, न्यू मिडिल क्लास। सो फॉर न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर, आखिर न्यू मिडिल क्लास के लिए हमारे लिबरलिज्म का मतलब क्या होता था? तो पहला पॉइंट, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पहला क्या है? फ्रीडम सबके लिए, जिन जो भी वहां पर हैं, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जिन लोग के पास लॉ बनता है, वहां पर कोई भी लॉ बनेगा, वो किसी की इक्वालिटी को पार करके नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा कोई लॉ बने जिससे किसी का ह्यूमन राइट्स में इफेक्ट पड़ सके, कि उस ह्यूमन को उस लॉ के वजह से कुछ काम करना पड़े जो कि वो नहीं करना चाहता हो। इसलिए इक्वालिटी को सबसे पहले आगे, लॉ हमेशा उसके पीछे। सेकेंड क्या आया? गवर्नमेंट बाय कंसर्न। जो हमारे उधर के यूरोप के पूरे लोग थे, उन लोग ने बोला कि हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जो भी बने वो हमारे कंसेंट से काम कर रहे। वो क्या करे? हमारे कंसेंट से काम करे, या फिर हमारे कंसेंट से ही गवर्नमेंट बने। मतलब कि सोचो तो, अगर देखा जाए तो यहाँ पर वोटिंग टाइप कुछ बात हो रहा है। अगर मुझे ये गवर्नमेंट अपनी जगह में नहीं चाहिए, अगर सारे लोग राजी हैं तभी हम उसको यहां पर रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जो लोग हमारे फायदे के लिए हो रहे हो और वही हमारे कंसेंट पे रिप्रेजेंट हो, हमारे जो लोग हमारे फायदे में हो और वो हमारे कंसेंट पे हमारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हमारा थर्ड पॉइंट आता है लिबरलिज्म का। फोर्थ पॉइंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। तो ऑटोक्रेसी क्या होता है? तो उस समय के जो राजा लोग थे वो ऑटोक्रेटिक रहते थे, उनको कहते हैं ऑटोक्रेटिक, AUTOCRATIC, ऑटोक्रेटिक मतलब क्या? वो एक राजा है, ये उनकी जनता है, तो ये अपने मन से किसी को भी कोई भी काम करने बोल सकता है, किसी को भी उसके जगह से हटा सकता है, किसी को भी वहां से मार सकता है, और कोई भी बाहर वाले इंसान को उस जगह में रहने दे सकता है। ऑटोक्रेटिक मतलब कि डिक्टेटरशिप टाइप, थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि इसमें सारा राइट्स, जितना भी काम कर रहा है कौन कर रहा है? अकेला सिर्फ किंग कर रहा है, किसी का बात वहां पर सुनाई नहीं जाएगा। एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस याद हो, जो हम लोग स्टेट्स के बारे में पढ़े थे, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट वाले में, जो सेकेंड स्टेट वाले में थे, जिसको प्रिविलेज दिया जाता था, उन सबको भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसा लिबरलिज्म, ऐसा लोगों ने सोचा था लिबरलिज्म के अंदर में, और जो हुआ बाद में हुआ, बहुत टाइम लगा। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो आपने शायद ये वर्ड नया सुना होगा पहली बार, इनवॉयलेबिलिटी। हम लोग सुने हैं
वॉयलेबिलिटी या फिर उसको कह लो वॉइड, ठीक है, मना करना, मना कर रहा हूं कि तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हक नहीं है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हक है। जब लेकिन मैं उसको इनवॉयलेबिलिटी डालूंगा ना तो इसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। थोड़ा इसको डीप में समझो, आखिर ये वाला जो लिबरलिज्म के लिए आखिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों था न्यू मिडिल क्लासेस वाले लोगों के लिए और सारे यूरोप के लिए। सोचो, अगर राजा तुम्हारा ऑटोक्रेटिक है, राजा तुम्हारा ऑटोक्रेटिक है, तुम्हारा जमीन है, ठीक है, तुम्हारा अपना जमीन है, पर ऑटोक्रेटिक होने की वजह से वो राजा कभी भी आके तुम्हारे किंगडम पे या तुम्हारे जो प्लेस है वो बोलेगा कि तुम्हारा नहीं, अभी मेरा है, ऑटोक्रेटिक की वजह से। तो लोगों ने इसके लिए एक अलग पॉइंट निकाला कि इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक बार जिसका प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम पे ओनरशिप पे हो गया वो उसी का रहेगा, चाहे राजा कोई भी हो। और सेकंड यहां पर क्या होता, ऑटोक्रेटिक को भी खत्म करने के लिए बोला गया था। तो इन 5 पॉइंट से रिलेटेड अब देखते हैं हमारे जो यूरोप में है उसका पूरा पॉलिटिकल इफेक्ट में क्या पड़ गया इन 5 पॉइंट की वजह से। तो पहला, पॉलिटिकल स्फीयर में इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, देखो 20 सदी आने वाला है, हम 18 से स्टार्ट किए थे, अब 20 सेंचुरी आना शुरू हो रहा है। उस समय लोग डिमांड क्या कर रहे थे, उस समय लोग डिमांड कर रहे थे कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, कि सबका इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, मतलब कि जो जा रहा है उसको उसके हिसाब से ही रहना चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज मतलब उसको इसके हिसाब से क्या, राइट टू वोट। तो उस समय लोगों को यूनिवर्सल सफरेज नहीं दिया गया था। लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें यूनिवर्सल सफरेज दो। राइट टू वोट तो अगर तुम लोग 9 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद करो तो सबको मिला था। सबको मिला था क्या? नहीं, सबको नहीं मिला था। फ्रांस में वोट कैसे होता था? जो कि प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन था, जिसके पास प्रॉपर्टी होगा वही वोट देने लायक है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं वो वोट दे नहीं सकता। हमारे भारत जैसा भी नहीं है कि तुम 18 साल के हुए वोटर आईडी कार्ड बना तुम एलिजिबल हो गए, नहीं, वैसा नहीं। उस समय जिसके पास प्रॉपर्टी होगा वही वोट दे सकता है। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास अभी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है अपने नाम का, तो तुम उस समय सोचो तुम वोट नहीं दे सकते थे। सेकेंड रूल हमने क्या था, मेन विदाउट प्रॉपर्टीज, जो मर्द के पास प्रॉपर्टी ना हो, एंड वोमेन्स वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटिंग राइट्स, मतलब कि वोमेन्स को तो वोट का हक दिया ही नहीं, तो चाइल्ड्स का तो बात भूल ही जाओ। मेन विदाउट प्रॉपर्टीज कैन नॉट वोट, और जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है वो तो वोट देगा ही नहीं। और एक पॉइंट था, अबव एक एज क्राइटेरिया था, दैट इज 25 ईयर्स, उसको 25 साल का होना चाहिए तभी वोट दे सकता है। तो ऐसा फ्रांस में उस समय होता था। तो ये जो इतने जो प्रॉब्लम्स है ना, तो इसका लोग चाहते थे लिबरलिज्म के लिए। लिबरलिज्म मतलब इसको फ्री किया जाए। क्या फ्री किया जाए? कि हम लोग को यूनिवर्सल सफरेज मिले, मतलब कि राइट टू वोट मिले। और इसी के साथ अब हमारा सेकेंड एक और इकोनॉमिक आया था, क्या था? इकोनॉमिक स्फीयर, मतलब पॉलिटिकल तो हमने समझ लिया, अब हमारे इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था वो हम लोग अब जानते हैं। तो हमारा अब आया नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक स्फीयर, कि वहां के अब न्यू मिडिल क्लास जब लिबरलिज्म चाह रहा था और यूरोप वाले लोग, तो वो लोग ने इकोनॉमिक स्फीयर में उसका क्या इफेक्ट पड़ा, वो 5 पॉइंट से रिलेटेड। तो देखो, फ्रीडम स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। जितना ज्यादा देखो, फ्रीडम स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। लिबरलिज्म में फ्रीडम, मार्केट को फ्री कर दो, मार्केट को छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहा है। मार्केट्स में जो आप टैक्स लेते हो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करो। आप ज्यादा टैक्स लोगे तो हमें ट्रेड करने में मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ा कम कम टैक्स लिया करो ताकि हम अच्छा से ट्रेड कर सके। व्यापार बढ़ेगा तो लोग के पैसे आएंगे तो लोगों का घर परिवार सब अच्छा से चलेगा। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। क्या बोले, फिर से सुनते हैं। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। गौर से करो तो सुनने में लग रहा है ये बोल रहा है किसके बारे में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के बारे में। अगर आप हमारे सामान को इधर और उधर जाने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में रोकोगे तो हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा? अब सोच में थोड़ा सोचोगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बात है ना, वो यहाँ पर यूरोप के समय से स्टार्ट हो गया था। तो इन लोग ने बोला आप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है अगर आप जो रोक रहे हो उससे एबॉलिश करो, उसे खत्म करो, तब ना हमारा अच्छा सा फायदा होगा, हमारे देश का भी फायदा और दूसरे देश का भी फायदा होगा। और उसी आने और जाने में, आदान प्रदान में जो टैक्स लगता है उसे भी कम कीजिए।
अगर पता चला टैक्स अगर ज्यादा ही होगा तो प्रॉफिट के बदले पता चल गया कि हम लोग लॉस में चल जाएंगे, तो हम लोग क्यों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड, डिफरेंसेस इन वेट्स, मेजर्स एंड करेंसीज। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले भी कर रहा था कि वहां के हर जगह में देखो अलग अलग स्टेट है। मैंने बोला ये नेशन स्टेट अभी बना नहीं, नेशन स्टेट बन रहा है। तो अब अलग अलग स्टेट जितना भी है, फिर उससे भी कह लो किंगडम कह लो, हर स्टेट का अपना टैक्स लेने का तरीका है, ठीक है। सबका मेजर्स अलग है, वेट अलग है, सबका करेंसी भी अलग है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस कस्टम वैल्यू को है ना, इसको लिबरल करो। लिबरल मतलब क्या, एक बनाओ। आपके बुक में वर्ड होगा, देखो ELLE, एली क्या है, एली इज मेजर ऑफ क्लोथ। जी हाँ, आपने सही सुना है, एली मतलब मेजर ऑफ क्लोथ। एली कोई लड़की का नाम नहीं है, मेजर ऑफ क्लोथ है। मतलब कि क्या, जब ट्रेड होता है, जब आप कोई जगह में गए, दूसरे जगह में गए और अब आप वहां पर टैक्स देते हो ना, तो ये टैक्स के बदले करेंसी तो दे नहीं सकते, ये करेंसी तो अपना है नहीं। ये लोग लेता है क्लोथ्स को, कपड़ा को। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि तुम लोग इधर हो, ठीक है, और ये दूसरा है। इधर में जब तुम इधर से इधर आ रहे हो, तुमने यहां पर मैन्युफैक्चर किया, ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और तुम इधर ट्रेड करके इधर आए, तो यहां पर बीच में बोला रुको 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 रुको, पहले मुझे टैक्स दो। टैक्स किस फॉर्म में दो, एली के फॉर्म में दो। तो तुमने पूछा, वो तुमसे पूछा, पहले तुमसे वो पूछा कि आप कितना सामान बेचने आए हो, गुड्स। तुमने बोला मान लो मैं आया हूं, अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ 10 मीटर कपड़ा ही बेचने हो, ठीक है। वो बोला हमारा यहाँ का टैक्स 1 मीटर है, तुमने उसको दे दिया 1 मीटर, तो तुम्हारे पास कितना बचा, 9 मीटर। तुमने फिर यहां पर बेचा, मान लो यहां पर तुमने बाकी और 4 मीटर बेच दिया, अब तुम्हारे पास कितना बचा, 5 मीटर। उस 4 मीटर में तुम्हारे को प्रॉफिट हुआ, मान लो तुम्हारे पास एक और बढ़ गया, 6 मीटर कपड़ा बढ़ गया। फिर तुम दूसरा जगह गए, फिर वहां पर बोले रुको रुको रुको, हमारे यहाँ का टैक्स कितना है, हमारे यहाँ टैक्स है 3 मीटर। तो तुम्हारे पास 6 मीटर बचा था, जिसमें से तुमने दिया 3 मीटर, और तुम्हारे पास बचा कितना, 3 मीटर। मतलब तुम्हारे पास हुआ 1 रुपए का 1 मीटर का प्रॉफिट, और तुम्हारे पास बचा फिर से 3 मीटर। कि देखो तुम्हारे बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है। तो इसी सब को खत्म करने के लिए बोला गया कि हम आप हमारा जो डिफरेंसेस वेट्स है, मेजर्स है और करेंसीज है, सबको कर दो कॉमन, ताकि हमें ये कस्टम बैरियर में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो होना खत्म हो जाए। एंड लास्ट 1834 में दे डिमांड फॉर द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। 1834 के समय बोल दिया कि हमारा जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो एक कर दिया जाए सबका। हमारे जैसे हमारे यहाँ अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी चलता है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया का बता रहा हूं, इन ईयर 1991। हमारा देश इसी पॉलिसी के चलता है। तो वैसे इन लोगों में 1834 में बोला गया डिमांड फॉर द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसका नाम दिया गया है ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन के बारे में ज्यादा नहीं, इसका नाम जो ना थोड़ा सा डिटेल्स बुक में है, वो आप लोग अपने नोट्स में देख लेना। तो इसी के साथ हमारा व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर का लेक्चर खत्म होता है। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा जरूर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारे एसएसटी की सीरीज कैसी अच्छी लग रही है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबाना, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द घंटी वाला बटन। सो टाटा, बाय बाय।